जो विषय बताया है वैचारिक विमर्श और वैचारिक विमर्श के द्वारा जो आक्रमण होते हैं उसके बदलते स्वरूप, इस ये विषय रखने को कहा है। आज के दौर में इसका स्वरूप कैसा है? तो कुछ शब्द हमने सुने हैं। एक है डिस्कोर्स है, एक नैरेटिव है और एक इकोसिस्टम है। ऐसे कुछ शब्द हम बहुत बार बार आज के दौर में सुनते हैं। सभी जो इस विषय में खासकर रुचि रखते हैं, बैटल ऑफ नैरेटिव्स और आदि सब विषयों में, कोई भी ऐसे हमारे देश में भी घटना होती है तो इसमें अनहोनी कौन सी, अंदर की कौन कौन सी शक्तियां है, बाहर की कौन सी शक्तियां है, और फिर ये सारे शब्द आते हैं। ये नैरेटिव का वॉर है। इसमें एक उनकी एक इकोसिस्टम है और वो काम करती है। ऐसे बहुत सारे शब्द हम सुनते हैं। तो एकदम सहजता से ये नैरेटिव क्या होता है? तो नैरेटिव यानी कथन है। तो उसमें सच भी होता है, 100% सच भी हो सकता है, 100% झूठ भी हो सकता है, सच और झूठ का मिलाप भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। ऐसे कई सारे वाक्य है। आधा सच है आधा झूठ है, और इस प्रकार से वो बताए जाते हैं। वो लगातार बताए जाते हैं और फिर समाज उनको एक तरह से मानने लगता है। अ, जैसे अ, एक कुछ वाक्य है, मैं वाक्य आपके सामने रखता हूँ। वास्को द गामा ने भारत की खोज की, ऐसा एक वाक्य है। अंग्रेजों ने भारत में सारे सोशल रिफॉर्म्स किए। अंग्रेज आने से पहले भारतीय हिंदुस्तानी पूरे पिछड़े हुए, अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए ऐसे रहते थे। बिना कोई पढ़ाई शिक्षा, इसके बिना निरक्षर, इस प्रकार की वो प्रजाति थी। अंग्रेजी ये अंतरराष्ट्रीय भाषा है। तो ऐसे ये एक चार वाक्य आपके सामने रखे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो सारे वाक्य है, आप नेस से अगर जुड़ी नहीं होती, किसी ऐसे विचारों से, काम कार्य से, सामाजिक कार्य से, संगठन से, या आपके घरों में भी ऐसा कोई बैकग्राउंड अगर नहीं होता, तो मान लीजिए आपके आसपास जो छात्राएं हैं, युवा महिलाएं हैं, सहेलियां हैं, आपके दोस्त है, युवा पुरुष लड़के भी है, वो इन वाक्यों को क्या मानते हैं? तो हाँ, सच है ऐसा। हाँ, वास्को द गामा ने भारत की खोज की थी। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। भारत में तो पहले कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने यहाँ आकर सारी रिफॉर्म्स किए, डेवलपमेंट की, नई चीजें लाई, टेक्नोलॉजी लाए, सुधार लाए। तो इन सब बातों को मानेंगे, हाँ बिल्कुल ये तो सही है। वो देशभक्त भी होंगे, ऐसे सही है ऐसा मानने वाले देशभक्त भी होंगे। हमारा देश अच्छा होना चाहिए ऐसा मानने वाले भी होंगे। पहले हमारे यहाँ कुछ नहीं था, अंग्रेजों ने लाया, अब आगे से हम करेंगे, ऐसा भी कहने वाले होंगे। वो कोई देश के कोई विरोधी है ऐसे नहीं है। लेकिन उनका ये भी मान्यता है सचमुच में कि ये वाक्य सही है, यही ऐसे ही हुआ था, यही सच है। अब ये वाक्य उन्होंने कहाँ पर सुने? तो या तो टेक्स्ट बुक में पढ़े, या किसी बड़े बुजुर्गों ने उनको बताए, किसी कहानियों में सुने, किसी कहानियों में पढ़े, फिल्म्स में देखे, गानों में देखे। जैसे ये होता है कि हमें स्वतंत्रता केवल अहिंसा के मार्ग से मिली। तो इस पर बहुत सारे गाने रचे गए हैं, बहुत सारे कहानियां रची गई है, बहुत सारे लोगों ने कहा भी है। हम बहुत जगह भाषण वगैरह सुनने जाते हैं तो बहुत सारे वक्ता ये कहते हैं कि आजादी, अहिंसा के मार्ग से आजादी मिल जाए। तो अहिंसा का आंदोलन था, वो प्रमुख आंदोलन था, निश्चित रूप से था, उसका योगदान है, उसको योगदान नकारना नहीं है।
लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ पूरा झूठ होता है। वास्को द गामा ने खोज की या अंग्रेज आने से पहले भारत में कुछ भी नहीं था, ये 100% झूठ है। तो कुछ ऐसे आधे झूठ है, आधे सच आधे झूठ है। स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसात्मक आंदोलन का एक बड़ा योगदान था, बिल्कुल ये सच है। लेकिन केवल उसी के कारण मिली, और कुछ पांच छह, चार पांच नेताओं के नाम ही उन्हीं के कारण मिली, तो ये आधा सच है, ये झूठ, ये सच नहीं है। तो इस प्रकार से सच और झूठ का मेल मिलाप ऐसे भी होता है नैरेटिव में। तो ये बातें बार बार पाठ्य पुस्तकों में, वक्ताओं के भाषण में, सिनेमा में, अलग अलग जहां जहां पर हम बाहर समाज से इंटरेक्ट होते हैं वहां पर हमारे कानों पर, आंखों पर सामने आती गई, तो फिर हमारा दिमाग उसको सच मानने लगता है। कुछ अच्छे भी ऐसे हैं जिसको, हमारी कई सारी प्रैक्टिसेस उसी नैरेटिव से आई है। जैसे बड़ों का सम्मान करो, तो ये वाक्य हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारे माँ बाप से, दादी दादा से हम सुनते आए हैं। हमारे पाठशाला में गुरुजनों ने ये कहा है, बड़ों का सम्मान करो। तो वो हमारे प्रैक्टिस में आ गया। बड़े आए तो उनके पैर छूना, बस में ट्रेन में सफर कर रहे कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनको बैठने के लिए देना, वो उनको अगर जगह नहीं है तो अ, उनको कोई सहायता करना, बस में ट्रेन में चढ़ते समय रोड पर। वो कोई हमारे रिश्तेदार नहीं, कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। तो ये स्वाभाविक रूप से ऐसा है कि ये नैरेटिव हमारे प्रैक्टिस में आ जाता है। अब ये 100% सच है, अच्छी बात है, अच्छा नैरेटिव है। तो हर बार नैरेटिव यानी कोई हमारी विरुद्ध की बात है, वो बुरी बात है, ऐसा भी नहीं है। वो कहते 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 आई बात है। नरेशन यानी कथा कहना, कथन, इसका ये अर्थ है। अब इसका उपयोग बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए करने वाले लोग हैं, और खास करके एक 200-300 साल पहले ये यूरोपियन शक्तियां विशेषकर से पूरे विश्व में फैल गई। तो वो अपने विचार और संस्कृति को लेकर भी फैल गई, व्यापार करने के लिए फैली थी। लेकिन उनमें एक अहंकार भी था, एक व्हाइट सुप्रीमेसी जिसको बोलते हैं, कि हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, और बाकी ये सब लोग हैं काली चमड़ी वाले, या ऐसे ब्राउन चमड़ी वाले, या बाकी पीली चमड़ी वाले, तो ये सारे इंफीरियर है, दुगने दर्जे के हैं। और हम सर्वश्रेष्ठ है, और हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास ज्ञान विज्ञान है। तो इन सबको ज्ञानी बनाना हमारा दायित्व है। तो उन्होंने एक नैरेटिव वहां के लोगों के लिए चलाया, उसको कहते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन। क्योंकि वहां के लोगों में भी कुछ लोग ऐसे थे कि अरे दूसरों को गुलाम क्यों बनाना, उनका शोषण क्यों बनना, ऐसे सहृदय मानवतावादी दृष्टिकोण वाले रहते थे। तो उनको एक तरह से फंसाने के लिए ये एक नैरेटिव चला, अरे नहीं हम उन्हें गुलाम नहीं बना रहे, हम तो उनका उद्धार कर रहे हैं। हम अफ्रीका देश में जा रहे, आशियाई देशों में जा रहे, भारत में जा रहे, अमेरिका में जा रहे। तो वहां तो वो जंगली लोग हैं, उनको कपड़े पहनना मालूम नहीं है, भाषा मालूम नहीं है, विज्ञान क्या है मालूम नहीं है, पूजा पद्धति भी उनके पास नहीं है। वो ऐसे सांपों की, पेड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं। तो बिल्कुल ही ऐसे गए गुजरे पिछड़े हुए अनपढ़ अनाड़ी लोग हैं। हम उनका उद्धार कर रहे हैं, हम उनको सुसंस्कृत कर रहे हैं, हम उनको ज्ञान दे रहे हैं। और पूरी दुनिया को इस प्रकार से ज्ञानी बनाना, सुसंस्कृत करना, ये गोरे लोगों की जिम्मेदारी है, व्हाइट मैन बर्डन है। ईश्वर ने उन पर यह जिम्मेदारी सौंपी है। तो हम कलोनाइज नहीं कर रहे, उनको गुलाम नहीं कर रहे, एक तरह से हम उनके उद्धार के लिए जा रहे। तो एक तरह से ये नैरेटिव वहां चला, और ऐसे कई सारे नैरेटिव्स उन्होंने पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में अपना अपनी सत्ता जमाने के लिए किए। तो उनका हेतु स्पष्ट था, उन्हें संपत्ति चाहिए थी, लेबर चाहिए था सस्ते में, आर्थिक उनका दृष्टिकोण था, और अपने क्रिश्चियनिटी का भी प्रसार करना था। तो अपने तत्वज्ञान विचार का प्रसार करना है, उसके पीछे की भी भावना, उन लोगों का शोषण करना, उन लोगों को अपना गुलाम बनाना।
तो केवल राजनीतिक गुलाम नहीं, वहां की सत्ता हासिल करके हम राजा बनेंगे, वहां के वो हमारी प्रजा होंगे, हमें टैक्स देंगे, यहाँ तक वो संतुष्ट नहीं थे। तो उन्हें मानसिक रूप से भी अपना गुलाम बनाना है। और उन्हें ऐसा लगना चाहिए, ये जो व्हाइट मैन्स बर्डन वाली थियरी है, तो उन्हें भी ऐसा लगना चाहिए कि सचमुच में ये लोग देवदूत है, ये लोग हम पर राज करने आए हैं, तो वो हम पर एक प्रकार से उपकार कर रहे हैं, हमारे उद्धार के लिए आ रहे हैं। जो कुछ भी अच्छा है वो उन्हीं का, उन्हीं के पास है। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे पूर्वजों ने कुछ भी पराक्रम नहीं किया था। हम अनपढ़ अनाड़ी ऐसे ही बेवकूफ लोग थे। और ये जो गोरे आए हैं, अंग्रेज हो, पुर्तगीज हो, स्पेनिश हो, डच हो, फ्रेंच हो, जो भी जिस जिस देश में गए, लेकिन उन्होंने इसी प्रकार से एक प्रचार किया। और ये जो सब लोग आए हैं, तो एक प्रकार से इनके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा, हमारी प्रगति हो जाएगी। और हम भारत में अंग्रेजी शासन आने के बाद उन्होंने जो तुरंत एक उनकी शिक्षा पद्धति शुरू की, उनके स्कूल्स और कॉलेजेस शुरू किए, उससे पास आउट हुआ हुआ पहला जो वर्ग है, उसके द्वारा लिखा गया लिटरेचर पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारा लिटरेचर ये भारतीयों को, उनकी संस्कृति को, सभ्यता को, परंपराओं को, इतिहास को गाली देना और अंग्रेजों की वाहवाही करना, अंग्रेजों का सब कुछ कितना अच्छा है, उनका समाज कितना अच्छा है, दोनों तरफ। वो कोई पेड़ थे ऐसा नहीं है, अभी हम जो ये इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, वो उस वक्त उस प्रकार से थी ऐसे नहीं है। वो उनको कोई पैसे मिलते थे, कोई कुछ मिलता था, इसके कारण भारत के खिलाफ बोलो, कुछ लोग उसमें से हो सकते हैं। लेकिन सचमुच में प्रभावित होकर अंग्रेजों की शिक्षा पाने के बाद एकदम ऐसे आंखों पर वो चकाचौंध हो गए, ऐसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति एकदम उसके आंख पूरी तरह से ऐसे प्रकाश में ये हो गए। तो इस प्रकार से उसको कुछ ऐसे नया लगा कि यार ये सब कुछ इनके पास है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। और अपने लोगों को कोसना, अपने देश को कोसना और अंग्रेजों की वाहवाही करना, तो वो एक परंपरा चली। और वो परंपरा हम देखते हैं एक नैरेटिव बन गई, बाद में हमारी प्रैक्टिस भी बन गई। वो इंटेलेक्चुअल्स में, एकेडमिशियंस में, हमारे समाज की जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है उसमें वो धीरे 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 फैलता गया। और स्वाभाविक उसका अनुकरण समाज का जो बाकी का वर्ग है, जो कम पढ़ा है, आर्थिक दृष्टि से विपन्न है, वो ऐसे पढ़े लिखे आर्थिक संपन्न वर्ग का अंधानुकरण करता है, क्योंकि उसको लगता है ये जो कर रहे हैं इसके कारण इनकी प्रगति हुई है। ये जो भाषा बोलते हैं, ये जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार के घरों में रहते हैं, जिस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, यानी ये प्रगति का लक्षण है। तो हमें भी वो करना चाहिए, ये जो करते हैं वो अच्छा है। तो ये जो सारा सो कॉल्ड इलिट क्लास हम कह सकते हैं, वो इलिट क्लास पूरे के पूरे अंग्रेजों के अंधानुकरण में, और जो बाकी का वर्ग था वो इस एलिट क्लास के अंधानुकरण में। तो इस प्रकार से ये जो नैरेटिव है कि अंग्रेजों का जो भी है, विदेशों द्वारा, यूरोप द्वारा जो भी आया है वो अच्छा है, और हमारे पास जो भी है वो कम दर्जे का है, दुय्यम है, इंफीरियर है। और हमें अगर आगे बढ़ना है, अपनी प्रगति करनी है, विकास करना है, तो अपने जो ये सारी पुरानी बातें हैं, परंपरा से आई हुई बातें हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। और जो जो अंग्रेज लाए हैं उसको अपनाना पड़ेगा। फिर वो शिक्षा पद्धति, प्रशासन पद्धति, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, तो ये तो वो खुद लाए थे, और वो राज्यकर्ता बन गए तो वो हम पर इम्पोज भी कर रहे थे। लेकिन बाकी की जो बातें हैं, उनका रहन सहन, खाने पीने के तरीके, उनके कपड़े, उनकी भाषा, उनके त्योहार, तो ये भी, इसका भी अंधानुकरण, ये तो उन्होंने डायरेक्ट इम्पोज नहीं किया, लेकिन इनका, इनके जैसे हमें बनना है, ये होते होते ये जो एलिट क्लास है इसमें ये आ गया। ये हम 1890 के आसपास की कुछ मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इस इन शहरों के कुछ एलिट क्लास के हम अगर ये पढ़ते हैं, उन पर लिखे गए उपन्यास या उनके आत्मचरित्र,
तो बहुत सारे घर ऐसे बनेंगे जिन्होंने अपने बेटों को बेटियों को भी इस प्रकार से बनाया था। इस प्रकार से वो वेस्टर्न कपड़े पहनते थे, वेस्टर्न एटिकेट्स को फॉलो करते थे, उनकी तरह पार्टियों का आयोजन अपने घरों में करते थे जैसे यूरोपियंस लोग करते हैं। उन्हीं के तरह क्लब्स में जाना। तो ये सारी चीजें करना यानी हम एलिट बनेंगे, हम प्रगतिशील बनेंगे। तो वो उनके प्रैक्टिस में ऐसे आ गया। तो नैरेटिव का ये जो प्रभाव है कि उनका जो है वो अच्छा है। तो इस प्रकार से ये नैरेटिव का प्रभाव समाज पर कैसे पड़ता है और आज हम उसका परिणाम देखते हैं 150-200 साल बाद कि एकदम दुर्गम देहातों में भी, जनजाति क्षेत्रों में भी हमारा बेटा अंग्रेजी में ही सीखना चाहिए, अंग्रेजी में सीखेगा तभी वो प्रगति करेगा। और हैप्पी बर्थडे मनाना, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना, माँ पिताजी को मम्मी डैडी कहना। तो ये सब बातें जो आई है ये उसी से, ये जो प्रैक्टिस हमें आज दिखती है समाज में, वो उसका परिणाम है, उसका नतीजा है। वो जो एक मेंटेलिटी बन गई कि उनका जो है वो अच्छा है, तो एलिट क्लास कर रहा है मतलब हमें करना है। जो एलिट क्लास है उनके घरों में जो नौकर वगैरह रहते थे वो अपने घरों में उनका अनुकरण करते थे। इन शहरों में रहने वाले लोगों के जो देहातों में उनके रिश्तेदार थे, उनको ऐसे लगता था कि ये शहरों में रहने वाले प्रगत है, विकसित है, एडवांस है, तो उनका अनुकरण करना चाहिए तो हम भी प्रगत बन जाएंगे। तो ये करना, इस प्रकार के ये प्रैक्टिस में सब आते गया। तो नैरेटिव्स के ये परिणाम हम एक बड़े, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण नैरेटिव का हमारे समाज पर उसका कैसे परिणाम हुआ है ये हम देखते हैं। एक नैरेटिव बना कि हमारा जो है वो गलत है, अंग्रेजों का जो है वो अच्छा है। तो उसके ये सारे परिणाम हमारी सारी सिस्टम्स में, व्यवस्थाओं में, हमारी जीवन शैली में भी, आचरण में भी, और कुछ हद तक हमारी विचार करने की पद्धति में भी आने लगे। अब इसी को हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग विचारधाराएं, जिनको दुनिया में कुछ ना कुछ एक तरह से आक्रमण करना है दूसरी संस्कृतियों पर, दूसरे विचारों पर, तो वो भी स्वाभाविक ये नैरेटिव का वॉर खेलते हैं, क्योंकि ये ताकत है। जैसे इस उदाहरण से मालूम होता है कि एक नैरेटिव से पूरे समाज की प्रैक्टिस 50-100 सालों में बदल सकती है। इतने प्राचीन पुरातन और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी है, ऐसे समाज में भी इतना परिवर्तन हो सकता है। तो निश्चित रूप से समाज के विचारों को नैरेटिव के द्वारा बदला जा सकता है। तो इस दृष्टि से आक्रामककारी दो फोर्सेस जिनका आज हम इस कथन में थोड़ा सा विचार करेंगे, और जो आजकल हमें आसपास बहुत दिखते हैं, जैसे मैंने कहा ये यूरोपियन आक्रमण है, उसका ही एक्सटेंडेड एक रूप है, उसी वक्त से वो शुरू हुआ है, ये ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, जो ये सारे नैरेटिव्स के द्वारा अपनी मार्केट की शक्तियां, अपनी बाजार की शक्तियां फैलाने की कोशिश करते हैं। हम जिसको मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, पीआर, ऐसे बहुत ही लुभावने ऐसे जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे मैं भी मास कम्युनिकेशन ही पढ़ा हूँ, मार्केटिंग सब्जेक्ट भी था उसमें। तो ये शब्द तो ऐसे लुभावने, लेकिन वो भी एक प्रकार से नैरेटिव का ही पूरा भाग है कि लोगों को ये मानने पर एक प्रकार से उनके मस्तिष्क को, ब्रेन को मजबूर करना कि ये चीजें मुझे आवश्यक है, ये मुझे करनी चाहिए, ये मुझे लेनी चाहिए, ये वस्तु का मुझे उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके ब्रेन को कंडीशन किया जाता है, बार बार आपको दिखाकर, बहुत अच्छी आकर्षक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। आप घर के बाहर जाएंगे तो बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको दिखेंगे, कान पर आपके रेडियो द्वारा, अभी जो मोबाइल में सब में, वो बार बार वही चीजें आपके कान पर आएगी, आंखों के सामने दिखेगी। तो और फिर धीरे धीरे ये प्रचलन में आ जाएगा, अरे इसने भी ये चीज ली है, इसने भी ली है, अभी ये भी ये इस्तेमाल कर रहा है, ये भी ये फोन इस्तेमाल कर रहा है।
इसके पास आईफोन है। तो कुछ ऐसे ट्रेंड्स बनाना, उसके ब्रांड्स बनाना, उसका प्रचलन करना, और फिर समाज में एक धीरे धीरे वातावरण पैदा करना जिसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं, कि ये चीज अगर मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ये चीज अगर मेरे पास नहीं है, तो मैं कुछ इस ट्रेंड में नहीं हूँ अभी, मैं इस समाज से थोड़ा सा बाहर हूँ, ये सब लोगों के बीच में मैं नहीं रह सकता। तो सब लोगों के बीच में मुझे रहना है, ये पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं। तो उसके कारण व्यक्ति उस ट्रेंड में चला जाता है। भले उसके मन को, बुद्धि को कभी कभी ये लगता है अरे ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है, इसके पीछे हम भाग रहे हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन चलो सब कर रहे हैं और सब मुझे कोसेंगे, तो इसके लिए करना है। जैसे मुझे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मालूम है जो पढ़े लिखे और चाहते ऐसा है कि अपने अ, बच्चों को मराठी स्कूल में पढ़ाए अंग्रेजी के बजाय, लेकिन उनके आसपास उनके रिश्तेदार मित्र, इन्होंने इतना एक प्रकार से पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं कि तुम बैंक में इतने बड़े ऑफिसर हो, तुम प्रोफेसर हो, तुम साइंटिस्ट हो, और तुम्हारे बच्चों को क्या ये मराठी स्कूल में डालोगे, उनकी जिंदगी खराब करनी है क्या तुमको, उनके करियर के बारे में सोचा है क्या। तो वो पीयर प्रेशर है, जो डट के थे, नहीं, कन्विंस थे, नहीं हमें अपनी मातृभाषा में ही बच्चों को सिखाना है, तो उन्होंने वो पीयर प्रेशर को नहीं माना। लेकिन बहुत सारे लोग, नहीं अरे लोग क्या कहेंगे, इसके कारण ऐसे कन्विंस ना होते हुए भी उस ट्रेंड में चले जाते हैं। तो ये सारे समाज में होता है, पूरे दुनिया में होता है। तो ये ग्लोबल मार्केट फोर्सेस इसी साइकोलॉजी का, ये अ, मनोविज्ञान का इस प्रकार से उपयोग करते हैं कि लोगों को इस प्रकार से भ्रमित करो कि उनको वो वस्तुएं, वो सेवाएं, वो सुविधाएं चाहिए, और एक तरह से उनको उसकी आदत लगाओ, और आदत लगने के बाद अब उनको ऐसे लगेगा कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, मोबाइल के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा, ऐसी आज की हमारी स्थिति है। अरे मोबाइल नहीं है तो बाहर कैसे जाएंगे, कोई पता कैसे ढूंढेंगे, कोई ट्रेन का बुकिंग कैसे करेंगे, कोई बैंक का ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, हम पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं बताएंगे किसको, हम आ रहे हैं ये कैसे पता है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ जाएंगे। अब मोबाइल आने से पहले भी हम ट्रैवल करते थे, लोग ट्रैवल करते थे, लोग पैसे का व्यवहार करते थे, लोग पता भी ढूंढ लेते थे, वो सब होता था। लेकिन आज हमें ऐसे लगता है इसके बिना ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को, पूरे समाज को उन चीजों का, उन व्यवस्थाओं का आदत, एक आदत और गुलाम एक तरह से बना देना, और फिर अपना व्यापार उसके द्वारा चलाना, फिर नए नए ट्रेंड्स उसके लिए निर्माण करना। तो जैसे एक उदाहरण है, बहुत क्लासिकल ये उदाहरण, इसलिए थोड़ा सा मैं एक जरा विस्तार से उसको बताऊंगा। अ, हमारे किस प्रकार से ये अब इकोसिस्टम की जो बात आ गई वो कैसे काम करती है। तो हमारे देश में अ, अभी ये ट्रेंड चल रहा है पॉलिसीज में भी, और पॉलिसीज भी ऐसे ही बनते हैं क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले जो लोग पढ़कर आए हैं, जिस बैकग्राउंड से आए, वो उसी इकोसिस्टम से आए हैं। तो भले सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो सिस्टम एकदम से बदलता नहीं है, उनकी सोच एकदम से बदलती नहीं है। तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स लाइए, ऑयल सीड्स खासकर, जो खाने की ऑयल है उसमें जीएम सीड्स चाहिए, ऐसा ट्रेंड। और गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स भी उसको बहुत पुश कर रहे हैं, बहुत सारे इस विषय के विशेषज्ञ भी इसका आग्रह कर रहे हैं। अब ये विचार कैसे आया, तो इसके पीछे बहुत पीछे तक उन्होंने ये काम किया है। 1960 के दशक तक हमारे देश में गांव में तेल बनाना होता था। वो सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, कोकोनट का तेल है, हर एक प्रदेश के अनुसार वहां का तेल बनता था, तिल का तेल है।
तो वो तेल हम सब उपयोग में लाते थे और गांव गांव में वो बनता था। मूंगफली के तेल के बारे में फिर या ये सरसों के तेल के बारे में दो तरह के प्रयोग उन्होंने किए। एक नैरेटिव चलाया, नैरेटिव चलाने के लिए मेडिकल फील्ड को हाथ में पकड़ा और सारे आईएमए और इन सब के द्वारा एक प्रचार शुरू किया कि ये मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट का तेल है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसके बजाय सोयाबीन का तेल इस्तेमाल करो, सनफ्लावर का तेल इस्तेमाल करो और वो रिफाइंड तेल इस्तेमाल करो, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो एक तरह से डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं सब, तो स्वाभाविक उस नैरेटिव का परिणाम होता है, डॉक्टर्स के द्वारा चलाया गया नैरेटिव है। दूसरा, उन्होंने सिस्टम में बदलाव किया। एक उन्होंने गवर्नमेंट प्रोग्राम में जो माल न्यूट्रिशन एरियाज है, माल न्यूट्रिशन बच्चे है, माल न्यूट्रिशन फैमिलीज है, उनके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगा। वो गुड़ की चिक्की होती है, जिसमें गुड़ और मूंगफली होती है, तो उसकी चिक्की बनाओ, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देकर खरीद लेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए कितनी एक सोची समझी इसके पीछे चाल होती है। तो उसके कारण जो मूंगफली थी वो तेल की चक्की में जाने के बजाय ये गुड़ दानी जो है या चिक्की है उसकी फैक्ट्री में जाने लगा, मूंगफली जो गांव में बनने वाली मूंगफली। तो धीरे धीरे गांव की वो तेल बनाने वाली जो तेल घाना जिसको बोलते हैं, तेल की चक्की थी, वो बंद होने लगी। और दूसरी तरफ ये प्रचार होने लगा कि मूंगफली का तेल खाना नहीं है, सरसों का तेल खाना नहीं है, तो लोग इस तेल की तरफ बढ़े। तो सोयाबीन का प्रचार शुरू हुआ, सोयाबीन लगाओ, सोयाबीन उगाओ। उसके लिए फिर फंडिंग या ये सब चीजें होने लगी। अब सोयाबीन हो या पाम ऑयल हो, तो इसकी लागत इतनी तो उपजाऊ हमारे यहाँ नहीं है, उपज नहीं है। फिर एक डॉक्यूमेंट आ गया, जैसे एक सर्वे बताता है कि हमारे देश में एक व्यक्ति को एक साल के लिए कितना तेल लगता है खाने के लिए, तो वो 8 किलोग्राम पर ईयर पर पर्सन से लेकर 12-13 मैक्सिमम किलोग्राम है। जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इस उस एरिया में कुछ अधिक तेल खाते हैं, लेकिन वो भी मैक्सिमम 13 किलो है, 13 से 14 किलो। एक पर्सन एक साल में कितना तेल खाता है। तो इन्होंने आंकड़ा जो निकाला, वो पॉलिसी मेकर्स है या उनके जो सलाहकार लोग हैं, तो उन्होंने ये आंकड़ा निकाला कि 19 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर ये बराबर है, ये है। तो इतना तो हमारे यहाँ बनता नहीं है, तो उसको इंपोर्ट करो। तो इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और इंपोर्ट इतना बढ़ गया, तो इंपोर्टेड जो तेल है फिर वो ये सारी चिप्स की फैक्ट्रियां, बाकी सारी तेल की जो रेडी टू ईट फूड्स है उस सब में तेल बहुत होता है, तो उनका प्रचलन बढ़ने लगा। फिर हमारी फूड हैबिट्स ही बदल गई, बाहर का लाकर खाओ, जो चीजें साल में एक बार ही खाने हैं, तेल और ऐसी बहुत सारी, तो वो साल भर खाते रहो। जैसे चकली जैसे है, चिवड़ा है, तो वो साल भर खाने की चीजें वैसे नहीं है, लेकिन हम साल भर अभी खाने लगे हैं, तो उसके लिए तेल की लागत बढ़ने लगी। तो अब हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा है और अभी उसका जो बिल है वो 75,000 करोड़ पर ईयर हो गया है। यानी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, उसी प्रकार ये खाने के ऑयल का भी इंपोर्ट इतना बढ़ गया है। तो इतना इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो इस पर उपाय क्या है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स लाओ, तो उसी के कारण हमारे तेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा इंपोर्ट घटेगा। अब ये जो नैरेटिव अगर एक लाइन का हम सुनेंगे कि जीएम सीड्स के द्वारा हम अपना तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और इंपोर्ट हमारा कम कर देंगे, तो ये वाक्य सुनते ही किसी भी देशभक्त व्यक्ति को वो अच्छा लगेगा, हम सबको भी अच्छा लगेगा। हम स्वदेशी की बात करते हैं, क्यों बाहर से तेल लाना, हमारा ही प्रोडक्शन बढ़ाओ और उसके लिए अगर जीएम टेक्नोलॉजी है तो उसका उपयोग करो। सुनने में तो कितना अच्छा नैरेटिव है, लेकिन इसके पीछे की जो सोच है कि फिर वो जीएम सीड्स कौन देंगे, वो कौन लाएंगे, उसके
आगे चलकर प्रकृति पर हमारे क्या असर होगा, हमारी खेती की जमीन पर क्या असर होगा, हमारे स्वास्थ्य पर सारे क्या क्या असर होंगे। तो इस प्रकार से ये जो सारा उसका विचार न करते हुए उनको अपना माल बिकना है, उनको अपना सोया तेल, पाम ऑयल उनको बिकना है। यहाँ पर उनके सीड्स भी जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पर बिकने चाहिए। और ये जो पाम ऑयल और सोया ऑयल है गांव में नहीं बन सकता, वो बड़ी फैक्ट्री में ही केवल बनता है, तो उनको अपनी फैक्ट्रीज भी चलानी है। तो इस प्रकार से ये एक टेस्ट केस हम देख सकते हैं कि ये ग्लोबल मार्केट फोर्सेस कैसे हमारे रोजमर्रा के खाने के चीजों तक हमारे सारे सिस्टम को, हमारे देश के डॉक्टर्स जैसे ऐसे विचारकों को, पॉलिसी मेकर्स को भ्रमित करते हैं। और जो हमारी एक स्वस्थ पूर्ण प्राकृतिक खाने की जो आदत थी उसको पूरी तरह से बदलकर हमें केवल उनके उनका माल यहाँ बिकना चाहिए, इसके लिए हमारी खाने पीने की आदत तक को बड़ा बिगाड़ देते हैं। तो ये इसका एक क्लासिकल टेस्ट केस है कि किस प्रकार से ग्लोबल मार्केट फोर्सेस काम करते हैं। इस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है, अभी उसका विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि उतना समय भी नहीं है। और पूरे 200 सालों में उन्होंने इतने उत्पात मचाए हैं, तो वो ऐसे कथन कहना करना भी संभव नहीं है। तो बड़े बड़े युद्ध भी करवाना है, फिर उस युद्ध को रुकवाना भी है, किसी देश पर बिना वजह आक्रमण करना है, बताने के लिए कोई वजह देनी है। यहाँ तक कि जिसको हम सो कॉल्ड बहुत ही हमें अच्छा लगता है सुनने में कि ये सारी जागतिक संस्थाएं हैं, वे विश्व के कल्याण के लिए है, ऐसे भ्रम में हम सब रहते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा है, दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। ये यूनाइटेड नेशन कितना अच्छा है, सारे दुनिया भर के देशों को, देशों में शांति और मित्रता का वातावरण तैयार करता है। ये यूनिसेफ कितना अच्छा है, दुनिया भर के बच्चों के लिए काम कर रहा है। ऐसे सब हमें लगता है कि ये सारे फ्रेंड्स जो है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक 100 साल पहले इन वैश्विक ताकतों को जब पता चला कि अभी हम फिजिकली इन सारे अफ्रीकन एशियन देशों पर कब्जा नहीं कर सकते, तो हमें और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो अलग अलग संस्थाओं द्वारा हम इनका नियंत्रण करेंगे। तो ये वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके द्वारा सारे देश है तो डॉलर्स में ही व्यवहार करेंगे। तो अब हमें मालूम है शायद सबको, जैसे हम श्रीलंका से कोई चीज खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं, तो हमारे रुपये को देकर हम पहले डॉलर लेते हैं। वो जो चीज खरीदनी है उसको कितने कीमती के डॉलर के, उतने डॉलर हमें लेने हैं। अब वो अमेरिका से हमें खरीदने हैं, फिर वो डॉलर हमें श्रीलंका को देने हैं, श्रीलंका हमें उसके बदले में वो चीज देगी। फिर श्रीलंका वो डॉलर को अमेरिका को वापस करेगा या वर्ल्ड बैंक को, जिसको भी वापस करेगा, और अपने श्रीलंकन रुपीज उसको वापस कन्वर्ट कर लेगा। तो हर एक इसमें डॉलर चाहिए, डॉलर के बिना आप व्यवहार नहीं कर सकते, इसीलिए डॉलर की कीमत कभी घटती नहीं। और अमेरिका की अमीरी जो है वो हमेशा बरकरार रहती है, तो पूरी दुनिया पर उसका नियंत्रण कायम रहता है। तो बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ये ऐसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से उसकी शर्तें हैं, वर्ल्ड बैंक के दिए द्वारा कर्जे है। तो किसी देश को ऐसे ही किसी पॉलिसी के कारण गरीब बना दो, फिर उसको ही कर्जा दे दो, फिर उसको उभारने का नाटक कर दो। अगर कोई छोटा सा देश इन सबको नहीं मान रहा है तो वहां की सत्ता को, तख्त को पलट दो, कोई भी कारण दे दो। वहां पर अराजकता है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वो दुनिया के लिए खतरा है, वो विनाशकारी शस्त्र बना रहे हैं, ऐसे कोई ना कोई, वो पर्यावरण के लिए घातक हो रहे हैं, ऐसे सारे कारण देकर उनको खत्म करो। तो इस प्रकार से अपनी शक्ति को कायम रखने के लिए इन सारे संस्थाओं का भी उपयोग करते हैं।
WTO का हमने, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो हमने देखा है। हमारा जो कोविड की वैक्सीन थी उसको इतनी बार रिजेक्ट किया शुरुआत में, ये कंपैटिबल ही नहीं है, ये असरदार ही नहीं है, ऐसे कई कारण लेकर, ये विदेश में नहीं चलेगी, आप अपने देश में देना चाहे तो दे दीजिए, ऐसे बहुत सारे कारण दे दिए। बाद में जब हमारी प्रगति को उन्होंने देखा, हम कितने फास्ट सबको वैक्सीनेट कर रहे हैं ये देखा, हमारी स्पीड को देखा, और दुनिया के सारे देशों को हम बिना पेटेंट के ये दे रहे हैं, ये जो देखा तो उन्हें ये सारे पैतरे पीछे लेने पड़े। लेकिन बाकी अगर कोई छोटा देश है तो वो तो पूरी उन पर निर्भर ही रहता है, वो जिस रेट में वैक्सीन देंगे वही लेगा। तो इस प्रकार से अपनी ये बाजार की शक्तियां हैं। और सारे देश के जो प्रमुख है, हम हमें लगता है ये डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह जो है अमेरिका में, ये सारे एक प्रकार से उनको कठपुतली की तरह नचाते हैं। वो कुछ एक पांच छह बड़ी कंपनियां हैं, जेपी मॉर्गन जैसे, रॉथशील्ड फैमिली जैसे, और वो 150-200 साल से ये सारी चीजें कंट्रोल कर रही है। अभी एक उनका एक प्यादा के रूप में एक फोर्स काम कर रहा है, मैं जानबूझकर ये कह रहा हूँ, दिखने में ये मार्केट फोर्स है, और मैं जिस प्यादे की बात करता हूँ उसके नाम में मार्क्सिज्म है। वो अपने आप को कल्चरल मार्क्सिस्ट कहते हैं, लेकिन दरअसल उनके भी जानने में या अनजाने में वो इन मार्केट फोर्सेस के प्यादे के रूप में, एक पॉन के रूप में आज काम कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट फोर्स जो चाहते हैं उस प्रकार का डिस्ट्रप्शन, उस प्रकार का उस कल्चर में, वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ के स्टेट में सारी चीजों को डिस्टर्ब करना, डिस्टॉर्ट करना, वहाँ के युवकों के मस्तिष्क को बहकाना, जिस प्रकार के ये मार्केट फोर्स चाहते हैं उस प्रकार की सारी बातें ये कल्चरल मार्क्सिस्ट लोग अलग अलग तरीकों से हमें करने को दिख रहे हैं। हम आज देखते हैं कि दुनिया भर में ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म विचारधारा है, ये वैसे 1940 के दशक में अंटोनियो ग्राम्ची नाम का एक इटालियन मार्क्सिस्ट था, तो उसने एक थियरी ऐसे निकाली कि अ, ये अभी जो आर्थिक संघर्ष ये नई दुनिया में अभी नहीं होगा, मालिक विरुद्ध नौकर का, मजदूर या किसान, ये अभी संघर्ष नहीं रहेगा। तो नई दुनिया में संघर्ष का जो बैटल ग्राउंड है वो कल्चर होगा। तो कल्चरल हेजीमनी, इसको हमें चैलेंज करना है। तो कल्चरल हेजीमनी क्या है उनके दृष्टि से, अगर हम भारत की बात करते हैं, जो बात हम संस्कृति मतलब जो बताते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बड़ों के पांव छूना, बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, कोई बड़ा बूढ़ा है तो उसको जगह देना, उसको कोई मदद करना, उसको पानी ला कर देना, तो ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। अब उसका कहना है कि ये हेजीमनी है, ये किसने तय किया कि बड़े बताएंगे और छोटे सुनेंगे, बड़े आशीर्वाद देंगे और छोटे सर झुकाकर खड़े रहेंगे, ये तय किसने किया? और ये जिन्होंने तय किया है उनको चैलेंज करो। हम नहीं मानते आपकी ये बात, आपने ये जो नॉर्म सेट किया है, बड़े बूढ़े उनका सम्मान करो, हम नहीं मानते। हम क्यों माने? तो इसको क्वेश्चन करो। मैंने एक उदाहरण के रूप में बताया। तो हर एक चीज जो आपके सामने आती है संस्कृति के द्वारा, तो वो आपको दबाने के लिए बनाई है। और खासकर किनको दबाया जाता है? तो जो बच्चे हैं, युवा है, उनको दबाया जाता है। जो महिलाएं हैं उनको दबाया जाता है। जो दलित है, जनजाति है, SC ST हमारे देश में जो कहते हैं, वह वहां के देश में वही जो ऑप्रेस है, अलग अलग तरीके से, जिस देश में जो ऑप्रेस्ड है, गरीब है, तो उसको दबाया गया है। वो दबाने वाले कौन है? ये सो कॉल्ड संस्कृति के रक्षक है, संस्कृति के कर्ता धर्ता है। और संस्कृति आपको दबाने के लिए ही बनाने का जरिया है। तो ये फैमिली सिस्टम है, तो वो महिलाओं को गुलाम रखने के लिए, युवकों को भी गुलाम रखने के लिए है। ये विवाह संस्था महिलाओं को गुलाम रखने के लिए है। तो इसके खिलाफ आवाज उठाओ, इसको रिजेक्ट करो। तो इस प्रकार से वो थियरी प्रस्तुत करते हैं। तो हर जो चीज है उसको रिजेक्ट करो,
तो इसी में वो वोकिज्म आ गया, ये LGBTQ वगैरह जो सब हम बातें आज सुनते हैं। तो कुछ उसमें प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक दृष्टि से होता है, और हमारे पूर्वजों को ये बरसों से मालूम है कि ऐसे कोई अलग प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन उनको नॉर्मलाइज करना, उनको एक प्रमुख धारा बनाना, उस विषय को ही मैं मेरी सेक्सुअलिटी को डिफाइन करूंगा, ये एक तरह से मेरे जीवन का प्रमुख प्रश्न बन जाए, प्रमुख इश्यू बन जाए। ऐसे उस 16, 17, 14, 15 साल की उम्र के बच्चे के दिमाग में डालना, फिर अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने व्यक्तित्व विकास के बारे में, अपने परिवार के बारे में, देश समाज संस्कृति, इसके बारे में वो सोचेगा ही नहीं। वो केवल मैं, मेरी आइडेंटिटी, मेरी सेक्सुअलिटी, मेरा फ्रीडम, मेरे चॉइस, मेरे राइट्स, इसके ही बारे में सोचेगा और हर एक चीज को क्वेश्चन ही करता रहेगा। तो इस प्रकार से उसके दिमाग को बिगाड़ना, दिमाग को फेर देना। तो इस प्रकार वो अलग अलग बातों से करते हैं। हमें बहुत सारे उदाहरण आजकल हमारे आसपास मालूम है। हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, एडमिशन का फॉर्म भरते हैं, नाम लिखते हैं, नीचे प्रोनाउन लिखा होता है। तो प्रोनाउन में मुझे डिक्लेयर करना है ही, शी, दे, देम, जो भी है। तो अगर मैं आ रहा हूँ और किसी ने देखा, अरे कोई पुरुष व्यक्ति आ रहे, तो वो कहेगा अरे भैया तुम कब आए, तो मैं ऑफेंड हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने शी ऐसे लिखा है। तो बहना तुम कब आई, ऐसा मुझे कहना चाहिए। और हमें ये मजाक लगता है, अब हम बहुत सारे लोग हंस भी रहे होंगे, लेकिन ये रियलिटी, ऐसे कुछ कानून बने हैं वहां के देशों में, कनाडा में, अमेरिका भी कुछ स्टेट्स में, कि अगर मैं उस पर केस करता हूँ कि उसने मुझे भैया कहा बहना कहने के बजाय, तो इसके कारण मैं ऑफेंड हो गया, मेरे ऑफेंड हो गई, और मेरे मन को भी बहुत पीड़ा हो गई, तो उसके कारण उसको सजा मिलनी चाहिए। तो उस पर एक्शन लिया जाता है। तो इस प्रकार से पूरे सिस्टम को भी एक ऐसे, क्या कहे उसको, नाम भी हम नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से इस वातावरण तक उनको ले जाना, तो ये पूरे युवा को इस प्रकार से वो परिवार से बिखर जाए। तो इसका भी ग्लोबल मार्केट फोर्सेस किस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो इसका एक उदाहरण दूंगा और फिर मैं समाप्त करूंगा, अपने प्रश्नोत्तर हम लेंगे। अमेरिका में ऐसे हुआ है कुछ स्टेट्स में कि मैं वहाँ शराब पीने के लिए भी 18 साल के बाद लाइसेंस मिलता है। वहाँ गाड़ी चलाने के लिए 18 साल के बाद लाइसेंस मिलता है, वोटिंग राइट भी उसके बाद है। लेकिन कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि 13 साल के बच्चे ये तय कर सकते हैं कि मेरा जेंडर क्या है। वो जो बाय बर्थ है और हमारे पेरेंट्स ने बताया, उसको हम रिजेक्ट करते हैं, उसको हम नहीं मानेंगे। बाय नेचर वो हमारा जेंडर है ही नहीं, आप ये झूठ बता रहे हो। बाय नेचर वही है जो मुझे अंदर से लगता है कि मैं कौन से जेंडर का हूँ। तो ये तय करने का अधिकार बच्चे को किस उम्र में है कानूनन, 13 साल की उम्र में है। तो बहुत सारी 13, 14 साल की छोटी छोटी बच्चियों ने अपने ब्रेस्ट ऑपरेशंस किए, क्योंकि हम लड़का है, हम लड़की नहीं है। और ये जेंडर ट्रांसप्लांटेशन के, जेंडर ट्रांसफर के जो क्लिनिक्स है, उनका व्यवसाय पिछले 10 साल में अभी 12 बिलियन डॉलर्स का बन चुका है पूरे यूएस में। तो यहाँ ग्लोबल मार्केट फोर्स काम करते हैं। चलो ये बिक रहा है, तो ये क्लिनिक्स बिको, बेचो। तो उसके लिए क्या फैलाओ, तो ये ट्रेंड फैलाओ कि हमारा जेंडर हम चूज करेंगे और हम उसको कब चाहे बदल सकते हैं। कभी लड़का बनेंगे, फिर बाद में कुछ साल बाद लगा फिर से लड़की बनेंगे। तो वो फिलोसॉफी ये क्या है उसके पीछे की, आइडियोलॉजी क्या है, वो छोड़ दीजिए, हमें पैसा बनाना है उसमें। और इन कल्चरल मार्क्सिस्ट लोग एक तरह से वो मूर्ख है, उनको ऐसे लगता है हम बड़ी समाज में क्रांति ला रहे हैं, हम विचारों में क्रांति ला रहे हैं, हम नई पीढ़ी में क्रांति ला रहे हैं। और दरअसल वो उन मार्केट फोर्सेस के प्यादा बन के, पॉन बन के काम कर रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हमें अलग अलग हमारे आसपास दिखते हैं, विश्वविद्यालयों में दिखते हैं, जो ऐसी विचारधाराओं को फैला रहे हैं। हमारे देश में उसकी प्रोसेस
बिल्कुल धीमी है। उसकी वजह है कि हमारे जैसे कहा कल्चरल रूट्स बहुत गहरे हैं, फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत है, संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, युवाओं में भी अपने संस्कृति का आकर्षण रखने वालों की बहुसंख्या है। वो ऐसी सारी जिसको हम छिछोरापन ही कहेंगे, ऐसी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देते आमतौर पर। कुछ फैशन या ऐसे ट्रेंड की वजह से कुछ समय तक कुछ लोग बहक जाते भी होंगे, लेकिन हमारी फैमिली सिस्टम, सारी सोशल सिस्टम के कारण वापस वो ट्रैक पर आते हैं। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। लेकिन ये सारे हम मीडिया में उसका प्रभाव वो फैला रहे हैं। मीडिया में कोई ना कोई एक पात्र ऐसे एलजीबीटीक्यू वाला बताना, कोई ना कोई एक पात्र लिव इन रिलेशनशिप वाला बताना, तो ऐसे जानबूझकर पिछले 15-20 सालों से उनकी कोशिश हो रही है। तो ये आक्रमण तो हमारे यहाँ हमारे दरवाजे तक भी आ चुका है। हमारे ही अंदर की जो शक्ति है, हमारे हिंदू समाज की शक्ति है, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी व्यवस्था है, तो उनके द्वारा ही हमें उसमें उत्तर भी खोजना है। तो बेसिकली नैरेटिव कैसे बनते हैं, और ये जो दो फोर्सेस है, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस और ये कल्चरल मार्क्सिस्ट लोग, ये अपने नैरेटिव कैसे चलाते हैं, इसके कुछ संक्षेप में उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर पाया हूँ।